आज हमारे वो हालात हो गए हैं कि वो किसान जिसका एक बेटा सिंघू बॉर्डर पे बैठा है और दूसरा हमारी सरहद पे बैठा है, जो हमारी सरहदों को बचा रहा है, कोई चाइना के बॉर्डर पे है, कोई कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, कोई कहीं पे बैठा है, उस किसान से आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा सरहद पे बैठा है उससे हम ये कहेंगे कि जो तुम्हारे साथ बैठा है उस पे आके गोली चलाए। ऐसे हालात इस मुल्क में कभी नहीं हुए थे। ये सरकारें ये भूल गई हैं कि 1857 ने मंगल पांडे को जन्म दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की बात सुनने से लोग इनकार करते हैं। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये इतना खतरनाक खेल है जो शायद इस मुल्क को तबाह कर सकता है। इसलिए अगर इनकी बुद्धि में आता हो, क्योंकि ईगो इतनी बड़ी है, अना इतनी बड़ी है, ये जानते ही नहीं कि हमने गलती कर दी तो गलती को माना भी जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि हमसे गलती हो गई, वी आर सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, और आप 2 कदम पीछे भी हटा सकते हैं। इनको पीछे कदम हटाने इन्होंने कभी सीखे ही नहीं, क्योंकि ये मोहब्बत की तो भाषा ही नहीं जानते। नफरत में तो कोई पीछे कदम हटाता नहीं है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, जब आप भाईचारे की बात करते हैं, जब आप ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, लोग साथ रहें एक दूसरे के, तब आप ये लैंग्वेज जानते हैं जिसमें थैंक यू कहा जाता है, जिसमें सॉरी कहा जाता है। लेकिन इनको ये भाषा नहीं आती। अगर इन्होंने ये बिल वापस नहीं लिए तो हिंदुस्तान में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसान बिल्कुल पूरी तैयारी से आया है, वो वापस नहीं जाएगा, वो अपनी जान गंवाने आया है। और जैसा मैंने कहा कि किसान की जो विरासत है वो सावरकर की विरासत नहीं है, जिसको जेल में भेजा तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक माफिया मांग मांग के, और ये कह के कि मी लॉर्ड मुझे बाहर निकाल दीजिए, आपकी सेवा में रहूंगा जिंदगी भर। और ये अर्नब गोस्वामी की भी भाषण की भी विरासत नहीं है, जिन पे जैसे ही 20 लाख का यूके ने पाउंड का वो लगाया तो उन्होंने यूके में माफिया मांगनी शुरू कर दी। उनकी विरासत नहीं है। जो जमीन पे उतरा है किसान, उसकी विरासत है अपनी जान देने की, 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाने की, इस देश में आजादी को हासिल करने के लिए। भगत सिंह की विरासत है, ये ना भूलें ये लोग। तो मुझे बहुत उम्मीद है, और जो मायूसी आज से 1 साल पहले या 6 महीना पहले भी लग रही थी, वो मायूसी आज नहीं है। जैसा नावेद भाई ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि देश का हर एक नागरिक किसानों के साथ खड़ा हो, क्योंकि किसान अपने लिए लड़ने नहीं आया, किसान आपके लिए लड़ने आया है। किसान का गेहूं अगर नहीं बिकेगा सही दाम में तो वो अपने घर में रख लेगा, सारा साल उसको पीस के आटा बनाएगा और खाएगा। लेकिन आप जो आज 25 रुपए किलो गेहूं खरीद रहे हैं, वो जब आपको 100 रुपए और 150 और 200 रुपए किलो बिकेगा, शायद तब समझ में आएगा मिडिल क्लास की कि क्यों किसान लड़ रहा है। जिस तरह के कानून बनाए गए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज को आपने निकाल दिया, होर्डिंग करने को जुर्म नहीं रहा। अब यहां पे कहा जा चुका कि अंबानी अडानी ने जमीनें खरीद खरीद के इतने बड़े बड़े स्टोरेज बना लिए हैं। वहां पे जब होर्डिंग होगी और खाने को नहीं मिलेगा, या जब जिस तरह के कानून हैं जिसमें किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जब ये जाएंगे और ये कहेंगे कि तुम ये बो और ये ना बो, आलू का यहां उदाहरण दिया गया, ये हो चुका है कि आलू बोने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसके बाद कहा गया कि ये आलू तो छोटा है और ये बड़ा है, ये हम नहीं खरीदेंगे, और किसान ने उस आलू को जमीन पे फेंका है और खुद भूखा मरा है। हर साल इस देश में हजारों किसान आत्महत्या कर रहा है। इन हालात में बजाय इसके कि आप किसान को सब्सिडी देते, बजाय इसके कि जो दूसरे देश किसानों को पैसा देते हैं जब क्राइसिस में होता है एग्रीकल्चर, आप उसका जो रहा सहा सहारा है अपनी जिंदगी बिताने का, उसको भी छीन के इन कॉर्पोरेट्स को दे देना चाहते हैं। इससे ज्यादा बेशरम सरकार आज तक इस देश में नहीं आई। जो अंग्रेज ने जिस तरह चंपारण में नील की खेती करवाई थी,
ये बिल्कुल वही मॉडल है जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और उसी तरह जो किसान है उसका खून चूसेगी ये कॉर्पोरेट सिंह। ये समझना बहुत जरूरी है। और जब किसान किसी देश में पीड़ित होता है, किसान किसी देश का गरीबी में रहता है, तो उसका असर हर एक नागरिक पे पड़ता है। जब एसेंशियल कमोडिटीज को निकाल दिया जाएगा, हमारा सारा पीडीएस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। पीडीएस सिस्टम जिसकी वजह से जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, जिनको राशन दिया जाता है, जिनकी भूख जो है वो उसी वजह से मिटती है, वो सब कोलैप्स हो जाएगा। आप ये सोचिए कि इस देश के गरीब की क्या हालत होगी। किसान सिर्फ अपने घर के लिए नहीं लड़ रहा, वो उस गरीब के लिए भी लड़ रहा है जिसका पीडीएस सिस्टम कोलैप्स करने वाला है। आप मिनिमम सेल प्राइस नहीं देना चाहते, बिहार में जो हाल हुआ वो पूरे आप देश में करना चाहते हैं। तो किसान बेवकूफ नहीं है, किसान खूब जानता है कि ये क्या साजिश है, और वो उस साजिश के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। इस सर्दी में, इस बारिश में डटा हुआ है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाज किसान की आवाज के साथ मिलाते रहें, और लगातार, जैसा नावेद ने कहा, कि अगर आप वहां नहीं भी जा पा रहे, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपनी कॉलोनीज में, भले ही छोटे सही प्रदर्शन कीजिए। वहां लाखों किसान है, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ और किसी को कोरोना नहीं हो रहा। वो खैर अलग कहानी है, उसके भी तमाशे शुरू हो गए हैं। वैक्सीन जो है वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा नाटक रचा जा रहा है कि हमने वैक्सीन बना लिया। आज भी डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये अभी तो इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ, आपने अप्रूव कैसे कर दिया। तो इन सारी चीजों को, और इन सबका जो एक दूसरे से रिश्ता है, क्योंकि जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, जितनी भी राजनीतिक समस्याएं हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर किसान मरेगा तो मिडिल क्लास भी मरेगा, ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। पिछले 6 साल इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपसे वोट लिया है। अब आप ये देख लीजिए कि जो किसान मरने जा रहा है उसमें कितना मुस्लिम है जिससे आप नफरत करते हैं, कितना मुसलमान है। किसान इस देश का नागरिक है और हर धर्म का है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कुछ मुस्लिम भी होगा। लेकिन जो नफरत की राजनीति है वो एक एक करके हमला करती है, कभी औरतों पे, कभी अल्पसंख्यकों पे, कभी किसी और पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे। आज उसका हमला सबसे बड़ा किसान के ऊपर है और औरतों के ऊपर है, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है यूपी में, ये सिर्फ मुसलमान लड़कों पे हमला नहीं कर रहा, ये औरतों की ऑटोनॉमी पे हमला कर रहा है। ये कह रहा है कि एक नौजवान लड़की जो एक लड़के से मोहब्बत करती है, उसके अपने अंदर दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकती, वो औरतों की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना चाहता है। और ये बिल्कुल वही बिल है जो हिटलर लाया था अपने जमाने में, जहां पे ज्यूज और नॉन ज्यूज की शादी जो है वो करना जुर्म हो गया था। तो एक एक करके वही सारे स्टेप जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं इस देश में, जो जर्मनी में दोहराए गए। और इसके लिए हम सबको सचेत होना जरूरी है, हम सबको इसके बारे में सोचना जरूरी है, और अपनी आवाजें लगातार उठाना बहुत जरूरी है। मिल्लत टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस थीम के ऊपर आज वेबिनार किया, और अभी चल रहा है वेबिनार, और मुझे उम्मीद है कि लोग इसे देखेंगे और इस बारे में सोचेंगे और घरों से निकलेंगे और किसानों के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा शबनम हाशमी साहिबा जो इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रही हैं। ये डिजिटल दौर का एक सहूलत ये भी है कि सदारती खिताब के बाद भी हम अगर सामीन की तरफ से या नाजरीन की तरफ से कोई सवाल आता है तो उसे हम पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि किसान अब क्या फैसला ले रहे हैं और अगली बैठक कब हो सकती है, और किस तरीके से सरकार अगला कदम उठा रही है, यानी कि अभी फिलहाल क्या स्टेटस है इस आंदोलन का। अगर उसका आखिरी नुक्ता जानना चाहें कि अभी ये तहरीक कहाँ खड़ी है और सरकार किस रुख को इख्तियार किए हुए है फिलहाल। देखिए, जो मेरी समझ है, और नावेद भी हैं और शम्स भाई भी हैं, वो भी बताएंगे कि किसानों का तो बहुत क्लैरिटी है। किसानों ने ये कहा है कि तीनों कानून रद्द नहीं होंगे
तब तक हम वापस नहीं जा रहे। सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार को अभी भी ये लग रहा है कि वो किसानों को थका देगी, किसानों को डिवाइड करा देगी, उनको खालिस्तानी, उनको अलग अलग तरह के तमगे पहना के बदनाम करेगी। लेकिन इस बार ये सरकार वो कर नहीं पाई है। वो ना खालिस्तान को बेच पाई, ना वो एंटी नेशनल बेच पाई, वो कुछ नहीं कर पाई है। तो अभी तो वेट एंड वॉच है मुझे लगता है। और किसानों ने ये कह दिया है कि 26 जनवरी तक अगर इसका फैसला नहीं हुआ तो किसान दिल्ली आएंगे, जिसका मतलब ये है कि शायद जलियांवाला बाग जैसा कुछ हो सकता है, क्योंकि किसान दिल्ली आएंगे और ये पूरी फोर्स लगाएंगे उनको रोकने के लिए। तो उस वक्त क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। सरकार में अगर थोड़ी भी बुद्धि हो तो 26 से पहले उनको ये तीनों बिल रद्द कर देने चाहिए। हमारी डिमांड भी है कि स्पेशल सेशन बुलाएं पार्लियामेंट का और तीनों बिलों को रद्द करें। बहुत शुक्रिया सदारती खिताब। और उसके बाद या ऑडियंस में से अगर कोई बोलना चाहे, कोई एक ने हैंड रेस किया था। जी, अगर ऑडियंस में से कोई अपना सवाल या अपना इजहार ख्याल फरमाना चाहते हैं तो वो उनको हम यहाँ पे इजाज़त देंगे। जी, प्रोग्राम अपने तकरीबन इख्तिताम को पहुँच रहा है। इस आखिरी पड़ाव पर मैं वापस शम्स तबरेज़ कासमी साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के इख्तितामी कलमात ज़रूर कहें कि अब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें और आगे जो हमारी रूपरेखा है प्रोग्राम की, जो अगला हमारा वेबिनार होगा वो किस मौजू पर होना है और किस तरीके से हम इस पूरे सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं।